शुरुआत में तो मुझे बहुत रिपल्जन मिला, लेकिन 2018 में मैं काम करती रही तो मेरे काम की सराहना प्रधानमंत्री मोदी सर ने की। उसके बाद से मुझे बूस्ट मिला मेरे काम में। महिलाओं के साथ हमने बागवानी पर काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया। पहले मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये क्या शुरू कर दिया तुमने, लेकिन अब वो खुद हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में, हम पिथौरागढ़ से हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि अरे भाई इससे पूछो कि खेती कैसे होगी। देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर और हाथ में बंदूक लेकर ही नहीं हो सकती। देश सेवा हर एक काम में हो सकती है, चाहे वो खेती किसानी का काम है, चाहे आप बॉर्डर पे खड़े हैं या आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या कोई भी ऑक्यूपेशन है आपका, अगर आप उसमें ईमानदारी कर रहे हैं तो वो एक देश सेवा है। मैंने 10 बैगों से स्टार्ट करा था काम, आज मेरे पास 500 बैग हैं और गांव वालों ने भी मजाक उड़ाया, ये तो भैंसों के खूंटों पर और भैंसों के जो खाद होता उस पर उगती हैं, ये खाने की चीज़ नहीं है। मतलब कि ऐसा कर दिया कि मैं आगे ना ही बढ़ूं। फिर जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिन औरतों ने मजाक उड़ाया, फिर मैंने उनके घर पर वो मशरूम भेजा। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपना समय हमको दिया। और जैसे कि आने वाला साल अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान समर्पित है, तो हमने सोचा क्यों ना सेशन की शुरुआत ही हम महिला किसानों के लिए जो काम कर रही हैं और ख़ुद ही जो महिला किसान हैं वो हमारे साथ हैं। तो मैं आप तीनों से ही सबसे जो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि एक होता है ना कि महिला जब भी कोई नई चीज़ शुरू करती है और ख़ास करके एग्रीकल्चर क्षेत्र में, वो एक खेतीहार मजदूरी के तौर पे तो देखी गई है, लेकिन किस तरह से वो अब एक उद्यमी का जो सफ़र है वो स्टार्ट कर रही है। तो मेरा आप तीनों से सवाल है, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी सना जी आपसे। मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा क्योंकि मेरा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, एंड जब मैंने स्टार्ट करा तो इट वाज टोटली रिपल्जन फ्रॉम माय फैमिली टू कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, एंड यू आर अ बीटेक बायोटेक स्टूडेंट, तो तुम्हें अपना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तुम जॉब करो, वाई टू ऑप्ट एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आई स्टार्टेड एग्रीकल्चर लाइन इन 2014। इस टाइम तो फिर भी महिला किसानों के बारे में आप मंच पर बात कर रहे हैं, उस टाइम तो महिला किसानों को कोई मतलब कहीं से कहीं तक भी उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं थी, एंड कोई स्टैंड भी नहीं लेता था हम लोगों के लिए। तो बहुत मुश्किल से आई कन्विंस्ड माई फादर, आई कन्विंस्ड माई मदर कि नहीं, मुझे यही काम करना है। मैं पहले आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं सना खान हूँ, डायरेक्टर हूँ एसजी ऑर्गेनिक्स में। मैंने अपनी कंपनी 2014 में स्टार्ट करी थी। हमारी कंपनी लगभग 500 टन ऑफ काउडंग वेस्ट लेते हैं हम लोग। मेरठ एक बहुत ऐसा शहर है जहाँ पर गोबर एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ मानी जाती है, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं करता था। तो वी थॉट कि क्यों ना हम इसको यूटिलाइज़ करें एज अ बीटेक बायोटेक। मेरा ये प्रोजेक्ट था और इसी प्रोजेक्ट पर मैंने आगे काम करना चाहा। जब आगे काम करना चाहा तो मुझे खेती लाइन में आना पड़ा, एंड जब खेती लाइन में आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि काम मुझे किसानों से ही कराना था और वो लोग शुरू में मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। एंड मतलब जब तो बिल्कुल मैं बच्ची ही थी तो वो बोलते थे कि ये तो पढ़ लिख कर आ गए हैं, 1-2 साल काम करेंगे, खेतों में तो हमें ही काम करना है, ये अपना कंपोस्टिंग वगैरह के बारे में बताते रहते हैं। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत रिपल्जन मिला, लेकिन 2018 में मैं काम करती रही तो मेरे काम की सराहना प्रधानमंत्री मोदी सर ने की, एंड उसके बाद से मुझे थोड़ा सा फीडबैक आया कि यहाँ मैं अपने आप लोगों को बता दूं कि पीएम मोदी की मन की बात में उन्होंने सना खान जी जो भी काम कर रही हैं वर्मी कंपोस्टिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें मन की बात में उन्होंने सना खान जी का जिक्र किया था जी। उसके बाद से मुझे बूस्ट मिला मेरे काम में, एंड मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वुमेन्स को आना चाहिए,
एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने भी किसान हैं, देखिए रूरल फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर अगर वुमेन इसमें आती हैं और अगर उनका इंडल्जेंस रहता है तो हमारी खेती एक नए मुकाम तक पहुँच सकती है। और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ सब ओवरकम हो जाएंगी जब आप थोड़ा बहुत अपनी बेटियों, क्योंकि देखिए बेटी जो है 3 जनरेशन्स लेके चलती है साथ। अपनी जनरेशन मतलब पापा वाली, देन अपने हस्बैंड वाली, एंड देन अपने बेटे वाली। तो मतलब वो अंदर तक उन चीज़ों को अगर आप उनको शुरू से ही खेती के बारे में सिखाएं एंड खेती में क्या होता है, फिर वो थोड़े टाइम बाद आपको सिखाने लगेंगी कि अगर हम इसमें कुछ चेंज करेंगे तो हमें ये अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में आ जाएंगी और इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ये मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई कि मतलब आप एक तरफ तो वर्मी कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं, आप यूरिया फर्टिलाइज़र से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं। देखिए जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो तब ये कहा गया था कि आप यूरिया डाई जो है वो एज इफ़ मेडिसिन के तौर पर यूज़ करें, लेकिन फिर वो बाद में ड्यू टू एडवर्टीजमेंट एंड ऑल एंड ड्यू टू फूड प्रोडक्शन उसको हमने खाद का नाम दे दिया। खाद हमारे शुरू से ही गोबर की खाद रही है। तो इन चीज़ों को यूज़ करना और फार्मर्स को कन्विंस करना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन अब जो है लोग चेंज हो रहे हैं, नेशन चेंज हो रहा है, पीपल आर ऑप्टिंग, एंड हमारे यूथ को एग्रीकल्चर में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 70% हमारा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, एंड पीपल उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दे आर मूविंग टू अर्बन सिटीज़, दे आर मतलब उनको रूरल सिटीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कन्विंस करना लोगों को, हमारा मेन एम यही रहता है कि हम लोगों को कन्विंस करें कि आप अपनी खेती से जुड़ें एंड खेती में किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब सारी चीज़ों को मिला के अगर आप चलते हैं तो बहुत अच्छी खेती डेवलप हो सकती है। तो यही रहा, लेकिन वही है कि लोग सीख रहे हैं एंड आगे भी सीखते रहेंगे और यही अच्छा है। जी जी। अब मैं ज्योति जी से जानना चाहूँगी, मैम आप जैसे ईट राइट बास्केट के ज़रिए कई SSG जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक सबसे पहले होता है ना कि उन महिलाओं को घर से ही जो है बाहर निकालना कि आप आइए, इसके साथ जुड़िए, आप ठीक है आप घर के काम कर रही हैं, घर के अलावा जो इस तरह के अगर आप काम करेंगी और मतलब फार्मिंग से जुड़े हुए तो आपकी एक आजीविका का स्रोत भी रहेगा। तो कैसे पूरा आपका ये जो सफ़र है वो शुरू हुआ? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। 2016 में ये विचार आया कि गांव की ओर जाना चाहिए, क्योंकि जीवन के बहुत बड़े कालखंड में लगभग 2 दशक मैं सोशल सेक्टर के साथ जुड़ी रही और मेरा मुख्य कार्य जो है वो शहरी गरीबों के साथ था या बेघर लोगों के साथ था, मजदूरों के साथ था। तो समझ में ये आया कि आप 20 साल से इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है, तो उसकी जड़ तक जाने की आवश्यकता है। और ये भी समझ में आया कि कोई खुशी खुशी शहर नहीं आता, लोग बहुत मजबूरी में शहर आते हैं अपना घर छोड़कर, और शहर आते हैं और वो किसान जो कि हवा का रुख देख के बता देते थे कि इस बार बरसात कैसी होनी है, कीड़े का कौन सा प्रकोप आना है, मिट्टी छू के बताते थे कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या फसल अच्छी होगी, वो किसान शहर में बेघर होकर और जिसको कहते हैं अनस्किल्ड लेबरर होकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को बहुत समय देखा, उस दर्द को समझा, फिर तय किया कि हम गांव जाएंगे। शुरू में जाहिर सी बात है लोगों ने कहा कि भाई अच्छा खासा काम छोड़ के आप गांव जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गांव से जुड़े हैं और मूलतः हम उत्तराखंड से हैं, और धस्माना जी की बात में बहुत कुछ समझ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे पहाड़ में खेती महिलाएं ही करती हैं जैसा उन्होंने कहा, तो हमने हमेशा देखा, हमारी दादी ने हमेशा खेती करी, घर में खेती बाड़ी की बातें होती हैं और हम अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कुछ अनोखा नहीं है, हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई थी, बॉटनी से थे तो थोड़ा बहुत पौधों के बारे में समझते थे। ये सब कुछ मिश्रण दिमाग में चला और तब सतत संपदा इस नाम की हमने एक सोशल एंटरप्राइज को खड़ा किया, और हमारे कुछ मित्रों ने हमें अपनी ज़मीन दी और कहा कि
तुम भूमिहीन हो लेकिन तुम हमारी भूमि पर कुछ काम करो। तो ऐसे करके हमने शुरू किया। जब हम गए, इटावा में हमारा मुख्यतः काम है, तो वहाँ महिलाओं ने कहा कि तुम थोड़ी खेती करोगी, ये आदमियों का काम है, तुम यहाँ बैठो, आदमियों को जाने दो। तो उनको लगता था कि हम उनसे गप मारने के लिए आते हैं गांव में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ कल्चर ऐसा है कि महिलाएं खेत में नहीं जाती हैं, कुछ एक विशेष वर्ग की महिलाएं नहीं जाती हैं, उनके लिए बहुत अजीब सी बात थी। 2 साल हमने इस पर काम किया। लोगों को हमने कुछ सिखाया नहीं, हमने पहले कुछ सीखा कि जैविक खेती हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये एक संघर्ष था और लोगों ने कहा कि ये किताबी बातें हैं, आप वापस चली जाएंगी 2 साल बाद, एक तो आप महिलाएं ऊपर से शहरों से आई हैं, आपको कुछ नहीं पता है। खैर 2 साल हमने लगाए इसमें और महिलाओं को साथ में निकाला और बोला कि भाई आप भी जुड़िए इसके साथ। एक वर्ग को हम आज तक नहीं ला पाए क्योंकि उनके यहाँ कल्चरली महिलाएं खेतों में नहीं जाती हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। तो धीरे धीरे करके हमने खेती तो करी, वो एक आयाम था। महिलाओं के साथ हमने बागवानी पर काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी होते हुए भी अगर हमें पोषण की कमी है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए शर्म की बात है, हमारी पूरी कृषि व्यवस्था के लिए शर्म की बात है कि हम उस मिट्टी से कुछ नहीं उगा पा रहे। हम यहाँ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में गमलों में लोग प्रयास करके 2 शिमला मिर्च और 4 टमाटर उगाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन गांव में इतनी ज़मीन होते हुए भी घर के अहाते में कोई कुछ नहीं उगाता था। तो हम लोगों ने उन मुद्दों पर भी काम किया। तो पुरुष किसानों के साथ खेती और महिलाओं के साथ बागवानी, पौधारोपण, इन चीज़ों पे काम किया, कैसे हम बीज से पौधे बनाएं और अपने लिए खुद सब्जियां उगाएं और अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करें। तो ये काम किया। इसके साथ ही देश के अलग जगहों पर भी हमने किसानों को जोड़ा, क्योंकि हमने खेती के साथ आगे एक फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप किया, ईट राइट बास्केट, जिसका आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया। तो वो एक ब्रांड हमने डेवलप किया कि जो ये जैविक उत्पाद उगेंगे ये बिकेंगे कहाँ। 2016-17 में कोई मार्केट यहाँ था नहीं प्रत्यक्ष रूप से, तो हमें ये खुद खड़ा करना पड़ा, जिसका मेरा कोई अनुभव नहीं था, लेकिन गिरते पड़ते कुछ हो ही गया है अब। ऐसे में हमने देश के अन्य जगहों से भी किसानों को जोड़ा। तो महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से जो किसान समूह हमारे साथ जुड़े, उनकी महिलाओं के SHGs के साथ बड़ा अच्छा काम है। वहाँ चीज़ें बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश में चीज़ें अभी भी मुझे लगता है बहुत पिछड़ी हैं, और आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इससे बहुत सारे लोग और प्रेरित होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन वहाँ की महिलाओं के साथ हमने काफ़ी सारा काम किया है। उनके बहुत सारे उत्पाद हैं जो यहाँ आते हैं, जो जैविक पदार्थों से बनाती हैं और जिसको कि हम लोग मार्केट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। 2016 से आज 2025 लगभग ये 9 साल 10 साल का सफ़र है, जिसमें कि अब स्थापित तो कर लिया है कि ये कर सकते हैं, तो अब आगे ही बढ़ना है। एक छोटा सा और वाकया बोलूँगी। पहले मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये क्या शुरू कर दिया तुमने, लेकिन अब वो खुद हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में, जहाँ हम पिथौरागढ़ से हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि अरे भाई इससे पूछो कि खेती कैसे होगी। और जो धस्माना जी ने कहा, हमारे यहाँ घोस्ट विलेजेस बहुत सारे हो गए हैं, गांव छूट चुके हैं, ताले लग चुके हैं। एक प्रयास हम लोग वहाँ भी कुछ शुरू कर रहे हैं, अभी बहुत ही शुरुआत है, लेकिन उम्मीद है कि हम अगले 2-3 सालों में हमारे अपने गांव में भी एक इस तरह का एक मॉडल खड़ा करें। थैंक यू सो मच, ज़ोरदार तालियां। और मेरे साथ हैं धाम ऑर्गेनिक्स की अनीता जी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि उनके जो फादर हैं वो इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं। और कैसे मैम, एक होता है ना कि इंडियन एयरफोर्स में आपके फादर रहे हैं, तो उनका जो डिसिप्लिन है वो एक आपके इस वेंचर में आया, और क्यों आपने सोचा कि मैं धाम ऑर्गेनिक जो ब्रांड है मैं इसको शुरू करूं, इसके पीछे का विजन आपका क्या रहा? थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू एवरीवन हियर। हाँ जी, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स से हैं, और डिसिप्लिन के साथ साथ हम में ऑनेस्टी जो है वो डेफिनेटली होती है। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें ईमानदारी सबसे पहले होती है। और देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर और हाथ में बंदूक लेकर ही नहीं हो सकती। देश सेवा हर एक काम में हो सकती है, चाहे वो खेती किसानी का काम है, चाहे आप बॉर्डर पे खड़े हैं, या आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या कोई भी ऑक्यूपेशन है आपका, अगर आप उसमें ईमानदारी कर रहे हैं तो वो एक देश सेवा ही है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सबकी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी ज़रूर होगी। आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, कहीं ना कहीं संघर्षों के बीच होते हुए फिर हम यहाँ पहुँचे हैं।
आज एज ऑन डेट हमारे गांव में 40 महिलाएं जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये मेरी सक्सेस नहीं, उन 40 लेडीज़ की है जो अलग अलग तबके से आती हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे बैठने की वजह ही वो 40 लेडीज़ हैं जो मैं आप सबके बीच यहाँ बैठी हुई हूँ। ये हमें लगता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, पर हम लोग चल ही उन लोगों की मेहनत के कारण रहे हैं। दूसरा, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, 1980 में उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, किदवई नगर से, और उस बीच सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का साथ नहीं था। आज जो हमारी जैसी जनरेशन है वो खेती किसानी को फिर से जो अपना रही है, कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और लोगों ने खेती किसानी क्यों छोड़ी? मतलब उन्हें वो रूटीन वर्क जो है उसमें लगा कि बस पूरे 12 महीने हम मेहनत करते हैं, गोबर में हम अपने हाथ रखते हैं, कोई प्लेटफॉर्म हमें मिलता नहीं है, वही एक सिंप्लिसिटी के साथ हमारा जीवन निकल जाता है। उस कारण जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हैं, उन सब ने ये एम्बिशन रखा कि हमारे बच्चे जाएं सरकारी नौकरी में जाएं। सबसे पहला प्रेफरेंस ये रहा, और अगर वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम आप कॉरपोरेट में चले जाएं या कहीं और जॉब के लिए चले जाएं। पर आज एग्रो बिजनेस में बहुत सारे लोग वापसी कर रहे हैं, एंड चेंज इज़ फॉर गुड। कई बार जब मैं चीज़ें उठाकर देखती हूँ पीछे की कि भाई इतना ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं थी। आजकल आप फ़ोन हाथ में रखते हैं, इतनी रील्स चल जाती हैं, कौन सा पानी सुबह पिएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी पीपल गेट, बहुत ईजी एक्सेस हो गया है। और शायद वो हमें पिछले 30-35 सालों में कहीं ना कहीं नहीं मिला, जहां हम पीछे रह गए। तो अब जो हालात बदल रहे हैं, आने वाले 30-40 साल डेफिनेटली लगेंगे, पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, और प्राकृतिक खेती मेरे ख्याल से 70-80% तक पहुंच जानी चाहिए अगले 30-40 साल में। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे साथ है बुलंदशहर से हेमलता जी, जो खुद एक प्रगतिशील महिला किसान हैं, और कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, गेंदे की खेती से और मशरूम की खेती से भी। और उनसे जब हमारी बातचीत भी हुई तो उनका एक अनुभव था कि कैसे लोगों ने उनको ताने मारे कि आप ये काम मत करो, क्यों कर रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते और प्रगतिशील किसान की तरफ जब आप जा रहे हैं, तो क्या क्या आपने जो चैलेंजेस थे वो सामने आए, और कैसे आपने उन चैलेंजेस को टैकल किया? मैं 2004 में आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर लगी, तो मेरा मानना था कि गांव में रह के कुछ और करा जाए बेहतर। तो मुझे उस सर्विस में आने के बाद में संतुष्टि नहीं हुई। फिर जैसे मैं गांव में विजिट के लिए निकलती थी, तो मैंने देखा कि औरतों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मतलब कि जेंट्स अपने पीछे लगाते हैं उन्हें, मतलब कि पीछे रहो, पीछे कार्य करो, और खेती में भी उन्हें आगे नहीं निकलने देते थे। फिर मेरे मन में विचार आया कि कुछ नया करा जाए और औरतों को प्रोत्साहित किया जाए। तो मैंने बिहार की मनोरमा जी हैं, उनसे प्रेरित होकर मैंने मशरूम का कार्य शुरू किया। 2017 में जब मैं मशरूम पर कार्य कर रही थी, तो मुझे कहने लगे, ना तू पागल तो नहीं हो गई हो, क्या काम करोगी, ये भी कोई काम करने की चीज़ है। बहुत मना करा। फिर मैंने चोरी छुपे 10 बैग मंगाए। तो मेरे गुरु बने इलियास भाई, जो खुर्जा के हैं, प्रगतिशील किसान हैं। तो मैंने घर में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। अब वो मैंने एक कमरे में छुपा करके रख दिए। फिर मैं उनकी देखभाल करती रही और उनसे मैंने मशरूम निकाली। और जब मैं उस मशरूम को कमरे से लेकर बाहर निकली तो बोली, इस औरत ने तो कमाल कर दिया, कहाँ कम कर लिया ये। फिर उसके बाद में
मैंने 10 बैगों से स्टार्ट करा था काम, आज मेरे पास 500 बैग हैं। और गांव वालों ने भी मजाक उड़ाया, ये तो भैंसों के खूंटों पर और भैंसों के जो खाद होता है उस पर उगती हैं, ये खाने की चीज़ नहीं है। मतलब कि ऐसा कर दिया कि मैं आगे ना ही बढ़ूं। फिर जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिन औरतों ने मजाक उड़ाया, फिर मैंने उनके घर पर वो मशरूम भेजा। अब उनकी तो गांव में बोलती भी बंद हो गई और अब कहती कि हमें भी ये कार्य कराओ मैडम। फिर उसके बाद में और कहने लगे हम भी आपके साथ मतलब कि मिलकर काम करना चाहते हैं। जिन लोगों ने मेरा मनोबल तोड़ा, आज ये दशा है कि मेरे घर पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और एग्रीकल्चर के बच्चे आते हैं और आसपास के इलाकों में काफ़ी नाम फैल गया तो वो भी मशरूम का काम करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद में मैं सीजनल करती हूँ। उसके बाद में मैं क्या काम करा, बिल्कुल 8 महीने फ्री रहती हूँ और मेरा आंगनवाड़ी का कार्य भी मिनिमम 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद में वो फिर औरतें कहने लगी मैडम 3 महीने ही करा आपने काम, उसके बाद में आप ठाली हो, कुछ नहीं करोगी, हमें भी कुछ काम दो। फिर मैं केवी के गई, मैडम रीशु सिंह, उन्होंने मुझे प्रोग्रेस किया कि आप गेंदे का कार्य करो हेमलता और मैं आपको मोटिवेट करूँगी। उन्होंने मुझे नर्सरी बनाना सिखाया गेंदे की। फिर मैं ना घर पे आके अपनी नर्सरी तैयार की। फिर लोग कहने लगे कि नो तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये क्या कार्य करने को बैठ गई। फिर नर्सरी तैयार करी, जब आसपास पता लगी कि नर्सरी भी तैयार करती है तो फिर किसान मुझसे पौधे लेने के लिए आने लगे। और जब मैंने खेतों में डाला तो बोले आपने तो जेंट्स भी पीछे छोड़ दिए। और अब मेरा ये है कि 12 महीने में कंटिन्यू गेंदे का काम करती हूँ और अक्टूबर से मैं मशरूम का कार्य करती हूँ। तो उसमें भी न तुम मार्केट कैसे भेजोगी, तुम्हें जेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ी और अपने आप ही ऑनलाइन में संपर्क करके मेरे घर से मशरूम जाती है। और गेंदे का भी काम है कि आड़ती घर चल के आते हैं मेरे घर। और बिल्कुल भी आज तक जैसा औरत होने के नाते मुझे किसी भी चीज़ में बिल्कुल कठिनाई नहीं हो रही है। और सब गांव वाले भी कह रहे हैं और जेंट्स भी अब नो हमें पौध मंगा दो जी गेंदे की और हमें मशरूम का कार्य करा। आज वही लोग मेरे पीछे हैं पड़े हैं। बहुत खूब हेमलता जी। Thank you. जैसे यहाँ पे कई IARI के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सना जी से मेरा सवाल है कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्री स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई इनोवेशन करना चाहता है, ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? एक्चुअली देखिए, हमारा तो पैन इंडिया में हमारा वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट्स हैं। लगभग 12 स्टेट्स में हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हम पैन इंडिया में ही फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास और भी लोग आते हैं पूरे इंडिया से और वही मतलब हमारी साइट पर ऑन साइट हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। हम वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग में सिर्फ खाद बनाना ही नहीं सिखाते, हम उसमें ये सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी खाद की उर्वरकता को अच्छा कर सकते हैं और अलग अलग मिश्रण बना के, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से आपकी दाल बन गई है। अब इस दाल में कौन सा तड़का लगाया जाए जो कि आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल आपको ट्राइकोडर्मा एनरिच करना है, फॉर एग्जांपल आपको माइकोराइजा के कल्चर से एनरिच करना है, फॉर एग्जांपल आपको बायोपेस्टिसाइड कोई एनरिच करना है, तो उसको भी हम पूरा सिखाते हैं। हमारी खुद की लैब है, क्योंकि शुरुआत में मेरा यही था कि मैं बीटेक बायोटेक हूँ और मैं किस तरीके से अपने वर्मी कंपोस्टिंग को कोई अलग मकाम पर लेके जाऊं ताकि इसका मतलब कुछ वैल्यू में एडिशन हो। तो फिर मैंने अपनी ही लैब इस्टेब्लिश करा एंड लैब इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग उसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं एंड मॉनिटर इस तरीके से करते हैं कि पर्सनलाइज्ड कंपोस्ट तैयार करके भी देते हैं हम किसानों को।
तो उसकी हम पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मिट्टी में जब भी आप कभी भी खेती करते हैं तो मेरा हर किसान भाई से यही रहता है कि आप पहले मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्व इसकी कमी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एडिशनल पोषक तत्व डाल देंगे तो उसमें हमारा लीचेट भी क्रिएट हो जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से हमारे कैंसर और ये सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो उसका रूट कॉज हमें जांचना है कि कैसे खेती की जाए। तो उसका एक इनिशियल फेज़ होता है, जैसे हमें अगर अपनी बॉडी में कुछ लग रहा है कि मेरे को कुछ बुखार है या वो है, तो आप पहले टेस्ट कराएंगे। तो ऐसे ही आपको मिट्टी की जांच करानी ज़रूरी है। तो हम पूरा उसमें पूरी ट्रेनिंग देते हैं, लगभग 3 to 5 डेज़ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फिर इसके बाद भी हमारा ये रहता है कि कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगती है तो हम उसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर मर जाता है तो वही इनिशियल कॉस्ट होती है, और उसका लॉस ना बियर करे कोई भी एंटरप्रेन्योर। उसके लिए हम पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हम पूरी कंसल्टेंसी देते हैं। हमारी ही यूनिट से लोग जाते हैं, पूरा आपकी यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, पूरी कंसल्ट करते हैं, मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू टॉप हम पूरी आपको इस्टेब्लिश कराते हैं। फिर इन बिटवीन अगर वर्मी कंपोस्ट सेल आउट नहीं होती तो उसमें भी पूरी हमारी कंपनी का वो होता है। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो हम क्राफ्ट सीड, सिनेग्रो एंड बहुत सारे वेंडर मॉड्यूल्स पर वर्क करती है हमारी कंपनी, कि हम बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए कंपोस्ट और भी अदर प्रोडक्ट्स तैयार करके हम उन लोगों को देते हैं। तो मतलब हमने अपने काम को 3 चीज़ों से जोड़ रखा है: स्वच्छ भारत मिशन, फिर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और जैविक खेती। तो इन चीज़ों में हम लोगों का फुल सपोर्ट रहता है, कोई भी अगर हमारे साथ एंटरप्रेन्योर जुड़ता है। और हम यही चाहते हैं कि एक समृद्ध भारत बने और एक ऐसा भारत बने जहाँ पे लोगों को अपना काम पर फोकस हो, प्लस उससे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है हमारे नेचर को, वो हमारी आगे वाली पीढ़ियों में जाए। उसी से ही हमारे आगे का पूरी की पूरी इंडिया डेवलप होगा और एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो यही हमारी कंपनी की पूरी सोच रही है और शुरू से मेरी यही सोच रही है और आगे भी हम यही सोच लेके जाना चाहते हैं, बल्कि इसमें और भी चीज़ें एडिशन करेंगे और करते रहेंगे। जी, थैंक यू। ज्योति जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो एज अ वुमेन अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं और किसानों को अपने साथ लेकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? किसानों को साथ लेके अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं महिला, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी जगह होगी आपका अपना घर, जहाँ के आप हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा संस्कृति को आप समझते हैं, आपकी स्वीकृति वहाँ पर है और आप अपने जगह से एक चेंज प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, एक स्पाइरल खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल, इसमें महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है। महिलाएं शुरू से खेती के साथ जुड़ी रहीं। आज खेती एक उद्यम देखा जा रहा है। खेती ही पहले जीवन का एक वाहक था और सब लोग खेती करते थे। तो आप अपने गांव से उसको शुरू कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए जो भी टैबू हैं आप उसको तोड़ सकती हैं। और जैविक खेती में अगर हमसे कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ज्योति जी हमें फार्म हाउस बनाना है या हमें कहीं खेती का मॉडल खड़ा करना है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने गांव जाइए, वहाँ से शुरू करिए। तो मेरा संदेश यही रहेगा, आप जहाँ से भी करना चाहें पहले अपना घर चुनें और अपने गांव से एक उस प्रक्रिया को शुरू करें। उसमें आपको हमसे जो भी सहयोग चाहिए वो बिल्कुल हम देने को तैयार हैं। अनीता जी, जैसे अभी हमारी बातचीत भी चल रही थी कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन के रोल को आप किस तरह से देखती हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है लेकिन साथ साथ वक्त के साथ साथ एक जो इनोवेटिव जो टेक्निक्स है उनको अपनाना वुमेन फार्मर्स के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगी? खेती के साथ साथ जो इनोवेशन है वो है वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, जिसमें बहुत अच्छे दाम जो हैं लोगों को मिल जाते हैं। जैसे आप अगर गेहूं बेचते हैं तो फिर देखिए क्या रेट में जाता है, उसी से आप आटा, कुकीज़ या कुछ भी तैयार करते हैं। तो इनोवेशन में मैं सबसे पहले देखती हूँ वैल्यू एडिशन को,
जिसमें बहुत अच्छे स्टार्टअप देखने को मिलते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, मतलब जैसे कहते हैं कि समागम है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। समय समय पे खुद को, क्योंकि अभी घर पे हमारी डिस्कशन हो रहा था तो उसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि प्राकृतिक खेती में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हालांकि हम 8 साल से कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमें पता चलेंगी, और उनके साथ अपडेटेड खुद को हमें रखना पड़ेगा। चाहे फिर आपको 8 साल हो गए हैं करते हुए या 10 साल हो गए हैं, तो इन प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ सीखने के लिए है। मेरे ख्याल से खुद को अपडेटेड रखना समय के साथ वो सबसे बेहतरीन रहेगा। जी, अब मैं इस सेशन की बिल्कुल अंतिम फेज पे हूँ। जाते जाते आप चारों से मेरा एक सवाल है कि जो भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रही हैं या जो एग्री स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं फीमेल, उनको आप चारों की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हेमलता जी। मेरा मानना है कि औरतें पुरुषों से कम नहीं है खेती में, और हर क्षेत्र में आ गए हैं, चाहे वो घर चलाने में हो या खेती में या बच्चों के पालन पोषण में। तो औरतों को उनकी मर्जी का कार्य कर देना चाहिए। ये नहीं कि मेरा मन था शुरू से ही मैं खेती को अपने हाथ में लूँ, तो जब तो मिली नहीं मुझे। फिर उसके बाद में जब हमारी जॉइंट फैमिली थी, बाद में हम अलग हुए जॉइंट फैमिली से, तो खेती मेरे हस्बैंड के हाथ में रही। फिर जब मैंने मशरूम का काम करा था तो उसके बाद में मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे मतलब कि प्रोत्साहित किया कि चलो तुम्हारा जो मन है उसे करो। तो जैसे मेरे हस्बैंड मुझे हर काम में आगे लेके चलते हैं, तुम्हारा मन है तुम उस काम को करो। तो सबके लिए यह है कि अब जो मन में है औरतों के, तो उसके लिए वो सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके बच्चों को भी और उनके हस्बैंड को भी। जी जी जी, अब सना जी। देखिए, अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर कोई भी आगे सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करती हूँ या मेरे दिमाग में ये आइडिया है और मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मेन होता है फोकस एंड पेशेंस। आप ये नहीं कह सकते कि आपको, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, कि आपको 1 साल बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा या 2 साल बाद। आपको चाहे तो वो 3 महीने में भी मिल सकता है और चाहे तो वो आपको 3 साल भी लग सकते हैं उस चीज़ को पूरा करने में। तो यू हैव टू डू थिंग्स वेरी कामली एंड फोकसली, क्योंकि देखिए वुमेन्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट आउट हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर ऊपर से वर्कलोड और ये सारी प्रेशर्स में आके बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो बीच में ही छोड़ जाती हैं जो भी काम कर रही हैं। तो यू हैव टू बी फोकस इनफ कि आपको ये काम करना है तो करना है, और फिर उसमें इफ़ और बट का कोई सवाल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में सक्सेस ही मिले, और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छी चीज़ में फेलियर ही मिले। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेटली उस वर्क को कर रहे हैं और कितना उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। और देखिए, वुमेन के एक पूरा पड़ाव होता है, शादी, बच्चे और सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना भी एक बहुत ही बड़ा वो है। और फिर उसके बाद अपना करियर पर फोकस करना, वो भी एक बहुत बड़ा पूरा एक सिनेरियो होता है। तो वुमेन्स के साथ इट वाज लाइक कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालो, चीज़ें होती रहती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आराम से एक फेज़ आता है। बस आपको ये फोकस रखना है कि मुझे ये काम करना है, वो होगा और वो होता भी है। तो इट्स अप टू वुमेन कि वो एक पेशेंटली उस काम को करे और अपनी भावनाओं में ना बहे और उसको होने दे काम को। अगर फेलियर भी आ रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम दूसरी अपॉर्चुनिटी में कुछ अच्छा कर लेंगे। तो इट वाज लाइक, और एग्रीकल्चर को में वुमेन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वुमेन चीज़ों को टैकल कर लेती है, आई वोंट थिंक कि मेन कर पाते हैं। क्योंकि चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में देख लीजिए, क्योंकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सेट हुए हैं वो
ऑर्गेनिक वुमेन फार्मर्स ही ज़्यादा सेटअप कर पा रही हैं, क्योंकि वो अपनी चाहे 1 बीघा भी जगह मिलती है तो उसमें वो डेडिकेटली वर्क करती हैं, वो रोज़ जाती हैं, रोज़ देखती हैं कि मिट्टी क्या कह रही है, पानी मांग रही है कि नहीं मांग रही, उसको खाद देना है कि नहीं देना। तो बहुत ज़्यादा नीड है एंड उसमें इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जितने भी आजकल वुमेन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंजीनियर सेक्टर में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस सेक्टर में जा रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट होती है तो एक एग्रीकल्चर जो है वो नए मकाम पर पहुँचेगा। जी, थैंक यू सो Thank मच। ज्योति जी, अब मैं आपका व्यू इसमें जानना चाहूँगी। आप क्या जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो सब कुछ साथ लेके ही चलना पड़ेगा। टाइम मैनेज करना होगा, घर के माहौल को धीरे धीरे अपने अनुकूल बनाना होगा, अपने काम पर गर्व करना होगा, लोगों को एहसास दिलाना होगा कि आप कुछ करने निकले हैं और इसकी ज़रूरत है। ये नहीं कि हम टाइम पास के लिए या घर के कामों से बचने के लिए कहीं चले जाते हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो धैर्य, सामंजस्य सब बैठाना होगा। आप शक्ति हैं, नारी शक्ति है और हमें अपनी शक्तियों का एहसास तो है, लेकिन औरों को भी कराना होगा। तो मुझे लगता है पूरे समाज की जिम्मेदारी है, अकेले एक नारी की ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर समाज आगे बढ़ना चाहता है तो नारियों को बराबर जगह देनी पड़ेगी और घर से ये परिवर्तन शुरू होना चाहिए। घर के लोग सम्मान देंगे, घर के लोग उसको जगह देंगे तो ही वो कुछ कर पाएगी, वरना दरअसल लोग बट के रह जाते हैं और जैसे कि सना जी ने बोला कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो धैर्य रखिए, ताकत रखिए, घर का माहौल धीरे धीरे बदलिए, छोटी सी शुरुआत करिए और देखिए धीरे धीरे सब अपने आप सेट हो जाता है। जी, अनीता जी। महिलाएं जो हैं, अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो जितनी भी क्रांति हुई है तो उनमें महिलाओं का अहम रोल रहा है। सो अ वुमन कैन रियली ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी एज अ होल। और मतलब हमारे यहाँ पे जब खेतों में बीज बोया जाता था और फसल जब हमारी लहराती थी तो हमारी दादी जो हैं घाघरा पहन के वहाँ फसल के वहाँ पे घूम फिर कर आती थी, ऐसा कल्चर था। और मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली ये जानते होंगे। तो वो पॉलिनेशन का मैं कहती हूँ एक तरीके से पारंपरिक तरीका था। मतलब पैदावार भी अच्छी तब होती है जब महिलाएं खेत में खड़ी होती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मेरे हस्बैंड ने मूंग लगा दी थी खेत में, मैं नहीं थी, सारी की सारी डूब गई। तो मैंने उन्हें बताया कि जब तक मैं नहीं खड़ी होंगी तो आप फसल भी नहीं ले सकते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी अहम भूमिका महिलाएं रखती हैं। और घर की होम मिनिस्ट्री हम ही सबके पास है। तो बच्चों में कुपोषण ना हो, फैमिली स्वस्थ रहे, क्योंकि अगेन आई वुड से कि हमारे दादी सबकी थाली में खाना दिया करती थी, किसने कितनी मेहनत की है उस हिसाब से घी दिया जाता था। अब वो कोई भी उठा के किचन में घुस जाता है, अपनी प्लेट भर लेता है, पर पहले पोषक तत्वों का खासा ख्याल रखा जाता था। वो चीज़ें फिर से वापसी लानी होंगी और महिलाएं ही ये कर सकती हैं, क्योंकि पूरे घर की सेहत एक महिला पे ही टिकी हुई है। फिर चाहे वो वर्किंग हैं, चाहे नॉन वर्किंग हैं, चाहे वो खेती कर रही हैं या कोई भी जॉब कर रही हैं, आपके परिवार का स्वास्थ्य महिला के हाथ में ही है। थैंक यू। जोरदार तालियां चारों के लिए। थैंक यू सो मच। आप चारों ने अपना समय दिया और सच में आप चारों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आई विश कि आप जो भी काम कर रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो और ज़्यादा प्रेरित करें